अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़हीम भट्टी। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सियासी गहमा गहमी जारी है और हर पार्टी इस वक्त ये बयानात दे रही है कि गवर्नमेंट हम बनाएंगे, 100 सीटें हम निकालेंगे और पूरी कौम की नज़रें इस वक्त इलेक्शंस की जानिब मरकूज़ हैं। देखना अभी है कि इलेक्शन के दिन क्या फ़ैसला होता है, अवाम किस पार्टी को इलेक्ट करती है। चूँकि एक पार्टी का कहना है कि हम स्वीप करेंगे, दूसरी पार्टी कहती है कि हम हुकूमत बनाएंगे, तीसरी पार्टी कहती है हम अलायंस नहीं करेंगे। आज शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी भी मनाई जा रही है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो आज की सियासत का हिस्सा होती तो यकीनी तौर पे पाकिस्तानी सियासत की डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ होते। इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब। वेलकम कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, आज बीबी शहीद की 16वीं बरसी है। आप क्या समझते हैं कि बीबी शहीद अगर आज पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा होती तो उसका इम्पैक्ट किस कदर होता पाकिस्तानी सियासत पे, और उनके ना होने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी किस हद तक फ़र्क पड़ा है, और वो भुट्टोइज़म की जो फ़िलॉसफी है, वो जो सोच है, आया वो वही है जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की मौजूदगी में थी? देखिए, लीडर कोई अचानक हर बंदा लीडर नहीं बन जाया करता। वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी होती है, कुछ खुदादाद सलाहियतें होती हैं। ऐसी लीडरशिप का जाना यकीनन उनकी पार्टियों के लिए भी बहुत शदीद नुकसानदेह होता है। मोहतरमा का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा शौक और नुकसान था, लेकिन उनका जाना पूरे मुल्क के लिए नुकसान था। वो जिस सलाहियतों की मालिक और जिस शोहरत की मालिक थी, वो सब जमातों को साथ लेके चलने की, और जो उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में आके अपने तजर्बे के निचोड़ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का फलसफा दिया था, उसके साथ चल के तो यकीनन पाकिस्तान के मसाइल का हल आज भी उसी से निकल रहा है। इस वक्त तक जो निज़ाम चल के आया है और 5-5 साल असम्बलियां पूरे हुए हैं, ये भी उसी से रास्ते उसके निकले हैं। आज जो पाकिस्तान की फेडरेशन के हालात हैं, लेकिन उनके चले जाने के बाद तो मैं बार बार समझा चुके हैं, लग रहा है। खैर साहब, पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आती है, फॉर इंस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आ गई, क्या अवाम को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्या मुहर्रिकात थे, कौन लोग थे, कौन सी सोच थी जिसने बीबी को रास्ते से हटाया? देखिए, ये बिलाशुबा पीपल्स पार्टी की प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है कि मोहतरमा का जो कत्ल है उसके कातिल जो है वो बेनकाब हो। ये बात भी दुरुस्त है कि जिस लेवल की ये साजिशें होती हैं, इस तरह के हाई लेवल मर्डर्स के पीछे तय दर तय इसके पीछे साजिशें होती हैं, और ये ग्रेजुअली जाके किसी वक्त अनर्थ हो सकते हैं। हमारी कोशिश और ख्वाहिश तो है इंशाल्लाह कि मोहतरमा के कत्ल के पीछे जो मुहर्रिका थे, उसमें तो कई चीजें, तो कई लोग तो मारे गए, लेकिन वो एक पूरी एक माइंडसेट था। बेसिकली मोहतरमा का कत्ल पाकिस्तान के ऊपर एक वार था, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर कंसोलिडेशन या सॉलिड करने का, या पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम का, मुआशी मुआशरती और सियासी इस्तेहकाम का एक अलामत थी, और वो उस तरफ कोशिश कर रही थी। वो मोहतरमा का जाना पाकिस्तान के लिए शदीद नुकसान का बायस बना। तो ये ख्वाहिश तो हमारी है, कोशिश भी है। खैर साहब, भुट्टो साहब के बाद बीबी ने आपकी पार्टी को रिवाइव कर दिया और उसमें एक नई एनर्जी आई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रूव किया कि वो एक अवामी पार्टी है। नारा भी रोटी कपड़ा मकान का बहुत अरसे से अवाम को मिला हुआ है। आज आप अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस से खुश हैं? क्या ये वही पार्टी है आ, जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद या जुल्फ़िकार अली भुट्टो देखना चाहते थे, या उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाली पार्टी होती जो आज की पार्टी है? ये पीपल्स पार्टी तो वही पार्टी है, उसमें तो कोई शक नहीं, फलसफा वही है। इम्तदाद ज़माना ये होता है कि जब आपके खिलाफ एक पूरी रियासत काम कर रही होती है और बार बार आपको मुख्तलिफ तरह के इल्जामात लगा के, आपके रास्ते ब्लॉक करके, बार बार आपको तोड़ के, लोगों की वफादारियां तब्दील करा के आपके इलेक्टेबल्स को भगाया जाता है, तो उससे कमजोरियां आ जाती हैं। बिलाशुबा ये कमजोरी का वक्त है। पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की पार्टी की तरह या उस वक्त के दौर की तरह पॉपुलर नहीं है, या बीबी शहीद के दौर। लेकिन ये मामले, ये वक्त तो सारी जमातों पे आए हैं। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी ऐसे जो तरीकेकार से ऐसे मसाइल से गुजर चुकी है। ये कोई पहली दफा तो नहीं है। हाँ, आज बिलावल साहब पार्टी को जिस तरह लेके चल रहे हैं,
और वो पाकिस्तान के हर उस इशू पे जो पाकिस्तान के आइन के ताबे है, जो पाकिस्तान के अंदर वो अकलियतें हों, वो माइनॉरिटीज हों, वो यूथ हो, वो इस मुल्क के यंगस्टर्स हों, वो सब को साथ लेके उनके मसाइल के हल के लिए जो तसव्वुर लेके चल रहे हैं वो मोहतरमा वाला है। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के शुरू को डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज को ही फलसफा समझते ठीक हैं। है। कायरा साहब, तो आपने बिलावल साहब का जिक्र किया, तस्करा किया है। आज आम आवाम, ठेले वाला, टैक्सी ड्राइवर, मजदूर तबका, पढ़ा लिखा तबका, जब हम बात करते हैं तो वो मौरूसियत का जिक्र करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो भी हमारी पॉलिटिकल सेटअप है, पार्टी है, उस पर मौरूसियत दिखाई देती है। वाले साहब अगर चेयरमैन थे तो आगे नेक्स्ट जनरेशन चेयरमैन, फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं चेयरमैन, और कुछ पार्टीज़ के सीनियर लीडरान को इन चीज़ों से गिला भी है और वो सियासत से और पार्टी से जुदा भी हो गए। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं क्या? किसी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी में कोई ऐसा लीडर नहीं है? आपको अरसा हो गया सियासत करते हुए, आपके साथ और बहुत बड़े नाम हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, नून लीग की बात कर लें, पीटीआई की बात कर लें, बड़े बड़े नाम हैं। वो डिजर्व नहीं करते इन पार्टीज को लीड करने के लिए? ये जो आपने फरमाया ना कि कुछ लोगों को अपनी पार्टियों की लीडरशिप से यही गिले हैं और इसीलिए वो पार्टियों से अलग हो गए, तो वो भी अपने बाद अपनी औलाद को ही अपना अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं। वो भी पार्टी के कारकुनों को नहीं बनाना चाहते, ये याद रखिए। ऐसा ही है ना जी। बिल्कुल तो ऐसा। गुजारिश ये है कि ये कोई अवाम के ऊपर थोपे जाने वाली सूरत हाल नहीं होती। बिलावल साहब बीबी शहीद के बाद पार्टी के सदर बने हैं या सरबराह हैं, तो ये पीपल्स पार्टी के लोगों की चॉइस है। उन्होंने किसी आर्गुमेंट के तहत उनको बांधा हुआ है, कोई बंदूक के जोर पे चेयरमैन बन के बैठे। पीपल्स पार्टी कोई शेयर का कारोबार करती है कि हमने शेयर किसी के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं और किसी को कानूनी मलकियत दे दी है? ऐसा तो नहीं है। मैं आजाद हूं, मैं पीपल्स पार्टी में हूं, मैं आज छोड़ना चाहूं मुझे कोई पाबंदी है? पाकिस्तान के लोग पीपल्स पार्टी में आना चाहे, मुस्लिम लीग में आना चाहे, कोई पाबंदी है? तो ये तसव्वुर, ये बहस ही गलत है। ये तो लोगों की चॉइस होती है ना, लोग किसको अपना लीडर मानते हैं। ठीक है। और किसी लीडर का बेटा या बरखुरदार होना या औलाद होना, ये डिस्क्रेडिट तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है। हाँ, जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम अपनी सियासी जमातों को अमेरिका और यूरोप की जमातों की तरह देखना चाहते हैं कि जिस तरह उन मुल्कों के अंदर जमातों में परमानेंट क़यादत नहीं होती, बल्कि वक्त के तहत क़यादत आती है, चली जाती है, वो एक लंबे अरसे की स्ट्रगल के बाद वो समाज वैसे बने हैं, उन समाजों के अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी आई है, और तब जाके ये जो फैमिली का या खास लोगों की परमानेंट जो सियासत है वो खत्म हुई है। हमारे यहाँ क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल ही नहीं रहा प्रॉपरली, ठीक है। उसको थोड़ा टाइम लग रहा है। अब वो चलेगा मुसलसल, तभी जाके शुरू। अच्छा खैर साहब, ये आपके जवाब में से सवाल करना चाहूँगा, जो आपने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमारा नहीं चला या ना चल पाया, तो उसकी वजूहत आप क्या समझते हैं? हमेशा से ऐसा नहीं हुआ कि एक सियासी पार्टी जिस पे जब कोई प्रेशर आया और उसको हटाने की कोशिश की गई, तो फिर जो पार्टी हुकूमत से बाहर बैठी हुई थी उसने मिठाइयाँ भी बांटी, उसने सपोर्ट भी किया और उन्होंने केक भी काटे। लाइकवाइज अभी की सूरत हाल पे आ जाते हैं, अब की मौजूदा सियासी सूरत हाल। कायरा साहब, दिखाई ऐसे देता है, महसूस ऐसे होता है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सर्टन तबके से ऑफ द स्टेट गिला है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पे सपोर्ट किया जा रहा है और उनको एक्स्ट्रा एज हासिल है इन इलेक्शंस में। ऐसा है? पहली बात तो ये है कि हाँ है, हमारा गिला है और हम जोर से कर रहे हैं और जलसों में कर रहे हैं, कुछ छुप के नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना कि सियासी क़यादतें ऐसा करती रहीं और वो जिम्मेदार रहीं। ये फरमाइए कि पाकिस्तान बनने के बाद जो इस मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेटिक रूल आया, उसमें सियासी क़यादत का क्या कसूर था? जो पहला मार्शल लॉ लगा, उसमें कौन सा क्राइसिस था जिसको हल करने के लिए जनरल अयूब ने मार्शल लॉ लगा लिया? कौन सी सियासी जमात की गलती थी? ज़ियाउल हक के दौर में जब सारी सियासी जमातें एक एग्रीमेंट पे पहुंच गई, एक जो क्राइसिस खड़ा हुआ था वो हल हो गया, तो किसने आके पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ को यह दावत दी थी कि जनाब आप आए? हमारे मुल्क के अंदर एक तवील माइंड सेट है इक़्तिदार में रहने का, इदारों का। अदलिया को कौन से सियासी जमातों ने जाके उनको दावतें दी थी? तो ये बात अपनी जगह मोतबर है, इसमें से इनकार नहीं करते कि सियासी जमातों से भी गलतियां हुई हैं। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं है कि सियासी जमातें ही दावत देती हैं। ठीक है। कायरा साहब, आपकी पार्टी के मंशूर की जानिब आ जाते हैं। कुछ
मंशूर पे डिटेल्ड डिस्कशन नहीं होती। इलेक्शन से पहले हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पार्टी के जलसे में जो कैंडिडेट हैं वो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट पे कीचड़ तो उछालते हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। इवन ज़ातियात की हद तक भी बात हमारी होती है। पार्टी का मंशूर आज चेयरमैन साहब अपनी स्पीच में उन्होंने उसके कोई खद्दो खाल बयान कर रहे हैं और कारी वो साहब, बुक माजरत मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। मैं जिक्र करना चाहता हूँ, मैं चेयरमैन साहब की तो आपने बात कर दी, मैं ये जानना चाहता हूँ जो हमारे कैंडिडेट्स मुख्तलिफ पार्टीज़ के जब अपने हलकों में जाके जलसे या तकारीर करते हैं, वो ख़ास तौर पे कोई पार्टी मंशूर उनके पास होता नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस हवाले से फॉरेन पॉलिसीज़, तो इस पे कुछ बताइएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीदा चीदा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, हेल्थ, जो अवाम के असली मसाइल हैं, असल मसाइल, उस पर आपके पास क्या डिफरेंट है कि लोग, मैं आपको वोट क्यों करूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट डिफरेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज गोइंग टू मेक। देखिए, पहली मैंने अर्ज किया ना कि ये चेयरमैन साहब आज लॉन्च करेंगे, उनसे पहले बातें करना मेरा मुनासिब नहीं है। ठीक है, और वो बुक की सूरत में आपके पास भी होगा, पाकिस्तान के अवाम के पास भी होगा, नेट पे भी होगा, हर जगह अवेलेबल होगा। पीपल्स पार्टी ने जब भी हुकूमत में हम आए हैं, इस मुल्क की कमजोर औरतें हों, इस मुल्क के माइनॉरिटीज हों, इस मुल्क के मजदूर किसान हों, इस मुल्क के दहकान हों, इन सब के लिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा हमारी जो खिदमात हैं, कोशिशें हैं, वो वाजे हैं। हम आईने पाकिस्तान को हमेशा अपहोल्ड करते हैं, हम फेडरेशन को हमेशा सारी कौमों कौमियतों को भी साथ लेकर चलते हैं। ये पीपल्स पार्टी के खासे हैं, लेकिन इसकी तफसील आपको इंशाल्लाह कल मिल जाएगी। ठीक है। खैर साहब, जनरल इलेक्शंस की तरफ आते हैं। पंजाब में इस वक्त बज़ाहिर दो पार्टीज़ का मुकाबला दिखाई दे रहा है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप क्या समझते हैं इन दोनों पार्टीज़ में से जो भी पार्टी ज़्यादा सीट्स ले जाती है, किसी एक पार्टी के साथ आप अलाइंस करने जा रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की बात करने जा रहे हैं? सीट एडजस्टमेंट तो जी हमारी इस तरह नहीं हो रही, लेकिन अलायंस जो होता है ना, ये कोई चॉइस नहीं होता, अलायंस एक मजबूरी होता है। और अगर किसी जमात के पास अक्सरियत ना हो तो जमातें मिल के हुकूमतें बनाते हैं। इसका सवाल का जवाब अभी नहीं दिया जा सकता, ये कल जो सूरत हाल इवॉल्व हुई तब पता चलेगा, तब उस बात हो। कहते हैं कि एनिमीज एनिमीज फ्रेंड, तो सियासी एनिमी जो आपके इस वक्त हैं, उनके खिलाफ जो दूसरी पार्टी अगर वो ज़्यादा सीट्स निकाल लेती है तो सुनने में आ रहा है कि शायद आप लोग अलायंस कर लें, पॉसिबिलिटी है? देखिए, ये बात मैंने अर्ज किया ना कि अभी इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, ना मुनासिब है। अच्छा कायरा ये साहब, जब वक्त आएगा तो फिर बात करें। ठीक है कायरा साहब, लेकिन ये बड़ी क्यास नहीं है। ठीक है कायरा साहब, आपकी ज़ाती राय क्या है? मेरे जहन में आज एक सवाल आ रहा था, जो हम सीट एडजस्टमेंट की बात करते हैं, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से कहती है, तो आप नहीं समझते कि सीट एडजस्टमेंट करना अपने वोटर, अपने सपोर्टर के साथ बहुत ज्यादती है? और अच्छा, इसमें ऐड करना चाहूंगा, होती है, मुझे असल में थोड़ी सी जल्दी है, मैं सिर्फ आपके सवाल पर इतना क्विकली रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। अर्ज ये है कि जब सीट एडजस्टमेंट हो या पोस्ट इलेक्शन कोई एडजस्टमेंट जो हुकूमत की है, ये दोनों सूरतों में ये चॉइसेस नहीं होती, ये मजबूरियां होती। ठीक है कायरा साहब, हम सियासतदानों से बहुत सवालात करते हैं, चाहे वो साफ़ी हों, चाहे वो अवाम हो, आपके वोटर्स हों। आज आप एक सवाल कर सकते हैं, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? मैं पाकिस्तान के लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा और मैं मीडिया से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सब हमारे नाकद हैं, आपका हक है। क्या ये तनकीद करना पसंद करेंगे कि लोगों को इस बात पे एजुकेट करें कि वो पाकिस्तान के अपने अपने हलकों में कैंडिडेटों को भी देखें, जमातों को भी देखें, लेकिन कैंडिडेट्स को भी देखें, उनके अहलियतों को देखें, उनके किरदार देखें और वो अहल लोग असम्बलियों में भेजें ताकि पाकिस्तान जो है वो मुस्तकबिल में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। यही दुनिया में कामयाब कौमों का असलूब है। क्या आप और कौम ये बात करेगी या सिर्फ सियासतदानों को और फौज को और अदलिया को गालियां देना ही हमारा असलूब रहेगा? बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम जी। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। इफ्तिखार शराजी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, तजिया निगार हैं, और निसार अहमद चीमा साहब जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आप तमाम मेहमान को खुश आमदीद कहता हूँ जी प्रोग्राम में। चीमा साहब, आपसे सवाल का आगाज़ करता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में कितनी सीटें निकाल रही है, आप किस हद तक पर उम्मीद हैं? जी, हमें उम्मीद है, हमें तो यकीन है अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, किसने यकीन दिलाया आपको? आप बाहर निकल के देखें जिस तरह लोगों के जज्बात हैं, जिस तरह लोग इंतजार में थे भी नवाज शरीफ की आमद के,
जिस तरह उन्होंने अच्छा। वालिहाना इस्तकबाल किया, लोगों के दिलों में बसते हैं मियां नवाज शरीफ, और वो शिद्दत से उनका इंतजार कर रहे थे। और अब ये है कि उन्होंने अपना फैसला 8 फरवरी को सुना देना है, और फैसला जो है वो नजर आ रहा है। ये रिश्ता दीवार है जिसे कहते हैं, इट इज रिटन ऑन द वॉल, वो तो कि डेफिनेटली इट्स रिटन इंशाल्लाह ऑन द वॉल इंशाल्लाह चीमा साहब। मुस्लिम लीग नून जो है 2/3 अक्सरियत से इंशाल्लाह नेशनल असेंबली में आएगी। चीमा साहब, ये किसने आपको यकीन दिलाया? जी, पूरी कौम ने हमें यकीन दिलाया अल्लाह के फजल करम से। हम तो जहाँ जाते हैं, इस वक्त भी हल्के में ही है, हर तरफ ये है कि अवाम के जज्बात जो है वो बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं जी। जिस तरह मैंने कहा कि ये नविश्ता दीवार है जी, सबको नजर आ रहा है जी। मतलब आप क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं पाकिस्तान? इंशाल्लाह के फजल करम से। आपका मंशूर क्या है चीमा साहब? नून लीग का मंशूर जानना चाहूंगा। हमारा मंशूर ये है, देखें, बुनियादी जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं जिनके लिए मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए थे, और सारी तलखियों को बढ़ाकर हमने फैसला किया था कि हम आला कौमी मकासद के लिए हम मिलकर काम करेंगे। और वो मंशूर या आला कौमी मकासद क्या है? वो ये है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती और सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को इंश्योर किया जाए। और बाकी यह है कि लोगों को बुनियादी सहूलतें जो हैं, खा वो सेहत से मुतल्लिक हों, खा तालीम से मुतल्लिक हों, खा उनके सारे दूसरे मसाइल हों, वो हल हों। और जो महंगाई का बहुत बड़ा सैलाब आया है इमरान खान की गलत पॉलिसीज की वजह से, उस पर काबू पाया जाए। अच्छा, जब आप अवाम लोग को रिलीफ दिया जाए, अवाम को उसी तरह रिलीफ दिया जाए जिस तरह मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने 2013 से लेकर 17 तक दिया था। चीमा और सा- कौम जो है 2017 का पाकिस्तान चाहती है, मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहती है। चीमा साहब, आप लोगों को मौका मिला था इमरान खान की हुकूमत के बाद, क्यों महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर सके? क्या हुआ? नहीं, वो तो देखिए, हमें तो मौका नहीं मिला, वो तो पीडीएम की गवर्नमेंट थी। वो अच्छा तो बेशुमार सियासी मजबूरियां होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन ये है कि कौम, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा, फिर यहाँ मैं पे कहता हूँ, मैं कता कलामी माजरत, इसका मतलब है कि जो आपके पीडीएम के साथी थे वो रुकावट थे, कि वो चाहते थे नहीं कि महंगाई नहीं मैं महंगाई कम नहीं नहीं, होनी मैं चाहिए? ये नहीं कह रहा। जब जी भी मखलूत हुकूमत होगी जी तो जी। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और जाहिर है कि हर पार्टी जो है वो अपने मंशूर पे, अपने प्रोग्राम पे अमल करना चाहेगी। जब मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनेगी तो फिर ये किसी को भी फ्री हैंड नहीं होगा। कौम, इसलिए मैं कहता हूँ, कौम पीडीएम की हुकूमत नहीं चाहती, मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहती है, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत चाहती है। चीमा साहब, अवाम ये जानना चाहती है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, असेंबली में बैठते हैं, जिनको वो भेजती है अवाम, वो लोग उनके लिए महंगाई कम करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, एजुकेशन हेल्थ पे काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। यानी कि ऐसी क्या मजबूरियाँ होती हैं कि वो तमाम मेंबरान मिल के अवाम की भलाई, अवाम की फलाह, अवाम के लिए महंगाई कम क्यों नहीं कर पाते? इसका सवाल नहीं का नहीं, जवाब आज तक हमें नहीं मिल पाया। हमने देखिए, मियां शहबाज शरीफ ने बड़ी मेहनत की। उसने, आपको पता है कि जी, बतौर वजीर आला पंजाब उसने काम करके दिखाया, उसने डिलीवर करके दिखाया। अब देखें, बात यह है कि जो इमरानी हुकूमत की जो जो उसकी पॉलिसीज थी, अवाम दुश्मन पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से गिरानी का एक सैलाब आया, महंगाई का एक तूफान आया, तो उस पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। और वो देखें, ये है कि महंगाई का और ये तबाही का जो सैलाब था, यानी मईशत समेत हर शोबे को उसने तबाही के किनारे पे पहुंचा दिया। हमें अंदाजा, सच्ची बात है कि ये तो पता था कि ये इमरानी हुकूमत वो है जिसके पास ना कोई टीम है, ना तजुर्बा है, ना प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना उनकी कोई विजन थी। लेकिन ये है कि सच्ची बात यह है कि हमें तबाही का जो वॉल्यूम था, जो मैग्नीट्यूड था, उसका अंदाजा सही नहीं था। और तो ये तो जब हम हुकूमत में आए तो पता चला तो ये तो बिल्कुल तबाही के दहाने पे इन्होंने मुल्क को पहुंचा दिया, मईशत समेत हर शोबे को। अच्छा, आपको अब ये अंदाज़ा नहीं पे था काबू पाना चीमा इतना साहब? आसान नहीं था। अब यानी कि मिस कैलकुलेशन हुई और आप लोगों ने सोचा कि हटा देते हैं आदम एतमाद के बाद, और फिर जब आए तो आपको रियलाइज़ हुआ कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो अवाम मजीद हमें भुगते। नहीं, हमें वो शेर याद आता है जी। कि वो मुस्तफी का शेर है कि मुस्तफी, हम तो ये समझे थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। बट हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ तो ये है कि बिल्कुल बस चीमा तबाही साहब, थी। जी, अवाम ने बहुत शेरो शायरी सुनी है। चीमा साहब हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करूँगा बैरिस्टर आमिर हसन साहब की जानिब। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी मैदान में इस वक्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को पंजाब में किस पोजीशन में देख रही है? चलें, अगर हम सिंध और कराची की बात इसके बाद करेंगे। पंजाब में आप सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई अलायंस करने जा रहे हैं? क्योंकि कायरा साहब ने कहा था अभी तक कोई हतमी बात नहीं कह सकता। तो हतमी बात ना कहने का मकसद ये है कि शायद ऐसी पॉसिबिलिटी है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी।
बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी में पीपल्स पार्टी के अलावा कोई है ही नहीं इस वक्त तक। तो हम ही हैं जो आवाम तक जा रहे हैं। आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी है, यौम शहादत है, और वहाँ पे देखिए लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। इसके अलावा चेयरमैन साहब खैबर पख्तूनख्वा गए, बलूचिस्तान गए, पंजाब आए। तो हम ही तो हैं जो आवाम के सामने आवाम के मसाइल का हल लेके जा रहे हैं। बाकी लोग तो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जैसे अभी फरमाया भी गया कि रिटर्न ऑन द प्लान है, जो रिटर्न ऑन द प्लान है कि किसकी हुकूमत आ जाएगी, और इतनी यकीन जो है हैरानगी है। बहरहाल अच्छी बात है, हमारे पीएमएलएन के दोस्त सिर्फ ओन करते हैं मियां नवाज शरीफ को। मियां शहबाज शरीफ को ये बिल्कुल ओन तो क्या करना, मुकम्मल डिसऑन करते हैं। इसीलिए 2022-23 का पाकिस्तान ये नहीं चाहते जो मियां, और उसे कहते हैं वो पीडीएम की हुकूमत थी। पीडीएम के हम तो पीडीएम में शामिल नहीं थे। बहरहाल इन्हें कौन सी जमात ने रोका था, मिफ्ता साहब को, इसहाक डार साहब को, कि आप कोई रिलीफ ना दें आवाम को या मैशत को बेहतर ना करें। और फिर इनके पास डार साहब के अलावा कौन सा कोई सुकरात और बुकरात आ गया है मैशत में, जो आके ये एकदम बदल के रख देंगे। आमिर साहब, उस और तरफ आते हैं कथा कलामी के लिए माजरत, जो मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगा कि जो कायरा साहब का मैंने जिक्र किया आपसे पहले, हमारे साथ वो थे लाइन पे। कायरा साहब ने कहा था कि जब मैंने उनसे सवाल किया कि पंजाब में आप किस पार्टी के साथ अलायंस करने जा रहे हैं या सीट एडजस्टमेंट करेंगे, बिकॉज मैंने उनको हिंट भी दिया कि एनिमीज़ फ्रेंड, एक पार्टी है जो आपकी सियासी मुखालिफ है, दूसरी पार्टी के साथ हो सकता है आप इल्हाक किसी भी तरीके से कर लें सियासी। तो उन्होंने कहा कि हतमी बात नहीं की जा सकती। कोई ऐसी बात चल रही है पार्टी के अंदर, कोई ऐसी सोच है, कोई ऐसी अप्रोच है? देखिए, इत्तेहाद का वक्त गुजर गया है। सीट एडजस्टमेंट तो आखिरी वक्त तक होती है, और कई दफा तो सीट एडजस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है। और पीपल्स पार्टी की बात चल रही है अवामी तहरीक के साथ, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की जमात के साथ भी है, हमारी मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी उस दिन उनका वफद मिला है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। उसके अलावा बहुत सी हम ख्याल जमातें हैं जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाया जा सकता है। जी। लेकिन ये कोई इतने बड़े पैमाने पे नहीं होगा। और ना पीपल्स पार्टी समझती है, हमारा अपना वोटर है। पंजाब के लोग इस वक्त तंग आए बैठे हैं, ऐसी एक बुजदार के मारे हुए और एक 35 साल इक़्तिदार के मारे हुए, जो आज तो कहते हैं कि हम लोग तालीम और सेहत को तरजीह बनाएंगे। लेकिन इन्होंने तालीम और सेहत को छोड़ के पंजाब में 35 सालों में सिर्फ वो नीली पीली ट्रेन्स बनाई हैं और कंक्रीट के साथ शहर भरे हैं, लेकिन ना कोई हॉस्पिटल्स दिए हैं, ना कोई स्कूल्स दिए हैं। तो मैं समझता हूँ अब लोग नहीं। और दूसरा, जो अगली हुकूमत आ रही है या जो समझा जा रहा है, राय आमा जिस तरह कह रही है, ये सर्वेस कहते हैं, अब किसी को भी कतई अक्सरियत नहीं मिल सकती, और 2/3 तो बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो हमारे पीएमएलएन के दोस्त तो कहते हैं कि हमें 2/3 अक्सरियत मिले तो हम काम राना करते साहब हैं। कहते हैं हम 100 इत्तेहादी सीटें हुकूमत में निकालेंगे जो मुझे बात अगर पंजाब। तो जी कहते जी। हैं इत्तेहादी हुकूमत में वो कहते हैं कि हम काम ही नहीं कर सकते, इसीलिए वो 16 महीने को ओन ही नहीं करते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत थी, इसलिए हम क्यों जवाब दें। जी। तो अवाम तो किसी ऐसी पार्टी को इक़्तिदार नहीं देंगे जो 2/3 अक्सरियत चाहती है। और ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, क्योंकि राधा जब भी नाची है 9 मन तेल के साथ, यानी कि 2/3 अक्सरियत के साथ, तो फिर उसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है कभी, और कभी उसने जाली बैजेस ला के मार्केट से और नया आर्मी चीफ अपनी मर्जी से बनाने की कोशिश की है। यानी इदारों के साथ जंग और मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, जिसकी वजह से मुल्क को बदतरीन बहरानों का सामना करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक कौमी हुकूमत की जरूरत है जो कौमी मुफाहमत लेके आए, तमाम सियासी कुव्वतों को, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों को एक पेज पे लेके आए, एक ऐसी मुआशी पॉलिसी हो जिसके ऊपर सारे मुत्तफिक हों। और ये बात अब की जाए कि अब अशराफिया को रिलीफ नहीं मिलेगा, अब अवाम को तरजीह बनाया जाएगा। और वो ठीक है मईशत बैरिस्टर जो साहब। पाकिस्तान में 30-40 साल से राइज है जी कि बैरिस्टर अमीरों के साहब। ऊपर पैसा खर्च जी होगा, जी जी ठीक वो है अब आपका नहीं पॉइंट। चलेगा। जी जी ठीक है बैरिस्टर साहब, आपने कहा कि कौमी हुकूमत की ज़रूरत है, यानी कि अलायंस होनी चाहिए, सारे मिलजुल के हुकूमत करें, जैसे पहले पीडीएम ने तो करके दिखा दिया। तो व्हाट डिड दे डिलीवर एक्चुअली? देखिए, जो डिलीवर उसमें क्या होना है, जब जी आपके पास 14-15 महीने हो, जी। और वो इश्तराक जो था वो बड़े मुसीबत का तो फिर इश्तराक ना था, हम आते? समझ जी तो फिर नहीं आना चाहिए था? ना आते तो वो तो मजबूरी थी। ये कोई ये नहीं था, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, मुल्क के अंदर एक रुझान था पुरतशद्दुद, मुल्क इन्फ्लेशन के मजीद बढ़ दिफा गई है। को चैलेंज कर दिया गया। मुझे अब जवाब तो देना। जी जी।
मुल्क के दिफा को चैलेंज कर दिया गया था। मुल्क के दिफा के इदारों के जो इश्तिहारे थे, उनके ऊपर हजूम और मुतशद्दद गिरोह हमलावर थे। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश की जा रही थी। IMF से कहा जा रहा था कि मुल्क को डिफॉल्ट डिक्लेयर करें। मुल्क के लिए कोशिश की जा रही थी कि जो आपके इदारे हैं मुल्क को बचाने के, सालमियत के, उन्हें मीर जाफर और मीर सादिक कहा जाए। मुल्क के अंदर वो प्रोपेगेंडे के जरिए आपकी रियासत को बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा था। तो इस वक्त जरूरत थी जो हुकूमत आई, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आपको आलमी तनाई से निकालने के लिए काम हुआ। दुनिया ने देखा मुल्क के अंदर अगर कोई सैलाब आया तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए, उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर कहा कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान इससे खराबी में तो इसका हिस्सेदार नहीं है, लेकिन जो खराबियां और असरात आ रहे हैं उसका सबसे ज्यादा जिस पे आएंगे वो पाकिस्तान उनमें से एक मुल्क है। तो बहुत सा काम हुआ भी है, बहुत होना भी चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से अब जो 5 साल की हुकूमत आएगी और उसमें पहले से एक एग्रीमेंट मुश्तरकात ठीक के है ऊपर होगा, बैरिस्टर वो ज्यादा साहब। बेहतर जी डिलीवर कर सकता है। जी पॉइंट टेकन। शराजी साहब, अभी जैसा कि जिक्र कर रहे थे बैरिस्टर साहब भी, कि जी कौमी हुकूमत आए, तो उससे पहले जब मैंने सवाल किया तो एक जवाब हमेशा ये मिलता है कि जब बाकी पार्टीज़ अलायंस में आती हैं हुकूमत में तो बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, सियासी मजबूरियाँ होती हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बात सुननी पड़ती है। ये कैसी सियासी मजबूरी हैं कि हर एमएनए अवाम की आवाज़ बन के पार्लियामेंट में आता है, और ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एक दूसरे को रोकते हैं कि महंगाई कम मत करो, जीडीपी ग्रोथ अच्छी नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन के लिए कुछ ना करो, और रोटी कपड़ा मकान ना मिले, बिजली पूरी ना हो। ये कौन सी मजबूरी है शराजी साहब, को समझा दें आप, मुझे तो नहीं समझ आई आज तक। मेरे ख्याल में सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट की हद तक तो ये बात मानी जा सकती है कि इनकी कोई मजबूरियां होती हैं, लेकिन जिन बातों का आपने जिक्र किया है, गोया कि अगर आपने कोई काम आवाम के मफाद आमा के में करना है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी जमात या अलायंस में शामिल कोई भी जमात इस बात को मनफी करेगी, नफ़ी करेगी और आपको रोकेगी। और हमने ये देखा है कि पिछले 70-75 वर्षों में एक तो सियासतदानों की तरजीहात सिर्फ इक़्तिदार का हसूल और उसके बाद फिर अपने आप को मजबूत करना और इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है, और लोगों को सिर्फ एक बयानिया दिया गया है। किसी ज़माने में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा और मकान का लोगों को एक स्लोगन दिया था, बड़ा कैची स्लोगन था। और आज हम सिंध की सूरत हाल देखते हैं तो वहाँ भी शायद लोगों के पास 2-3 कपड़े नहीं, एक कपड़ा है तन ढांपने के लिए, और वहाँ पे ना तो लोगों को मकान मिल पाया, ना ढंग से रोटी मिल पाई, ना वहाँ पे रोजगार के मौके हैं। और उसके बाद हमें याद है आपको, जब इस मुल्क में 8वीं धमाके हुए थे तो नवाज शरीफ साहब एक स्लोगन लेके आए थे कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो, लेकिन खुद उन्होंने अपने जो फॉरेन करेंसी अकाउंट से उनमें से तो पैसे निकलवा के आम आदमियों के फ्रीज कर दिए थे, और अपना सरमाया उनका कहीं पहले तो दुबई में और उसके बाद सऊदी अरब में और कतर से होता हुआ लंदन में उनके कारोबार चल रहे हैं। लेकिन मुल्क के अंदर उन्होंने कौन से ऐसे बड़े कारोबार किए कि जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और इस मुल्क की मैशत का पहिया भी आगे बढ़े। और इसी तरह आप दीगर जमातों को भी देखिए, उनके तहरीक इंसाफ को देख लें, वो जो रियासत मदीना का एक नैरेटिव लेके आए थे, उस रियासत मदीना के अंदर पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया गया, जिनकी करप्शन के चर्चे आज आप सुनते हैं। और इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर महमूद खान साहब है, वो भी इसी तरह के आदमी थे, और खुद मरकज के अंदर जो गवर्नेंस के इश्यूज रहे हैं वो आपके सामने है। वो तो तो मेरे नहीं। अच्छा ख्याल शराजी में साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा। आवाम की तो जी ठीक है शराजी साहब, पॉइंट टेकन। शराजी साहब, पार्टीज सीट एडजस्टमेंट्स करती हैं। अच्छा, मेरा इस पे ज़ाती तौर पे बीइंग अ पाकिस्तानी वोटर ये एतराज़ है कि एक पार्टी पाकिस्तान, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून के साथ एडजस्टमेंट कर रही है, पीटीआई के साथ कर रही है, व्हाट्सएवर नेम, मतलब यू कैन नेम एनी पार्टी। हर पार्टी का मंशूर अलहदा होता है, उसकी पॉलिसी अलहदा होती है। कैसे एक पार्टी मुख्तलिफ मंशूर के साथ मुख्तलिफ मंशूर वाली पार्टी की सीट एडजस्टमेंट करने के लिए एग्री हो जाती है? ये तो अपने वोटर के साथ धोखा नहीं है शराजी साहब? अगर देखा जाए जमहूरियत की, अगर आप अकॉर्डिंग टू जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब आपके नजरियात किसी दूसरी जमात के साथ मेल नहीं खाते तो आप उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, और कैसे हो सकता है ऐसा कि आपका जो नजरियाती वोटर है वो आपके नजरियाती मुखालिफ को वोट डाले और आपने सीट एडजस्टमेंट्स करनी है। लेकिन बहरहाल पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर
जब आपने हुकूमतें बनानी होती हैं तो सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो उस वक्त की सूरत हाल तकाजा कर रही होती है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने सियासी चालें चलते हैं और कोशिश ये होती है कि आप इक़्तिदार में आएँ ताकि जो आपके मंशूर हैं, जो आपके ख़यालात हैं, उनको अमलन आप नाफ़िज़ कर सकें। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है ना, यहाँ पे मैं जो पहले भी बात कर रहा था कि यहाँ की अगर तो ये कहने को हम पार्लिमानी जमहूरियत को लेके चल रहे हैं और जिसके अंदर जमहूर गोया के अवाम के मफाद जो है वो सबसे ज़्यादा उसको फोकियत दी जाती है, जी, जी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इक़्तिदार की सियासत होती है। तब इक़्तिदार की सियासत में आप जाते हैं और आपका मतनज़र ये होता है कि हर सूरत में आपने इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठना है, तो फिर ठीक है, नज़रियात कहीं पीछे चले जाते हैं और जो आपके ठीक सियासी है। मफादात हैं, उनको फ़ौक़ियत हासिल हो जाती है। तो यही वजह है सही। कि फिर आप इस तरह के अलायंसेस में भी जाते हैं, आप इस तरह की सीट एडजस्टमेंट्स भी करते हैं कि जिनको वैसे अकल नहीं मानती, आपका वोटर भी नहीं मानता, लेकिन क्योंकि आप इक़्तिदार का हसूल आपका मद पे नज़र होता है, हुँ। तो फिर आप इस तरह के एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो यही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, उसका बहरहाल अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आम आदमी की हालात बेहतर नहीं हो रहे। और जो आपने बात की कि पीडीएम की 13 जमातों की सरकार 16 माह रही है और उनका बयानिया ये था कि उससे पहले तहरीक इंसाफ की 3.5 साल की हुकूमत ने मुल्क को सियासी और माशी हवाले से दलदल में धकेल दिया है, लेकिन ये उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन छोड़ के गए हैं, बिल्कुल। उससे ज़्यादा बैरूनी कर्जे छोड़ के गए हैं, ये उनसे ज़्यादा नालायक साबित हुए हैं कि आईएमएफ के साथ प्रोग्राम को बर वक्त नहीं कर सके। हुँ। और देखा जाए तो अमलन पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका था टेक्निकली, सिर्फ ये है कि हमने अनाउंस नहीं किया। तो अगर ये परफॉर्मेंस रही है तो फिर आप किस बुनियाद पे किसी और जमात पे या किसी और हुकूमत पे आप उंगली उठाते हैं। और दूसरा ये है कि इस मुल्क के 72 बरसों का मवाजना 3.5 बरसों के साथ 4 बरसों के साथ करना भी बड़ी ज्यादती है। तो इस मुल्क के जो मसाइल हैं उसमें सब ने मिल के हिस्सा डाला है और अब जो डिबेट हो रही है जिसको ज्यादा लोग सीरियसली नहीं ले रहे, मेरे ख्याल में यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ जाना पड़ेगा आपको। इस मुल्क तो की शिराजी तमाम साहब सियासी लेकिन इकाइयां आप नहीं समझते कि जब उस तरफ जाएँगे तो फिर हम वही रोना सुनते रहेंगे कि हमारी मजबूरियाँ थी कि किसी पार्टी ने हमें ब्लैकमेल किया, किसी ने कहा हम अलायंस ख़त्म कर देंगे, किसी ने मिनिस्ट्री हमसे माँगी, हम डिलीवर नहीं कर पाए। अब हम अगली दफ़ा 2 तिहाई लेके आएँगे तो देन वी आर गोइंग टू डिलीवर। मुझे तो ऐसा होता है दिखाई दे रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में अगर यूनिटी गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे मिनिस्ट्रीज की बंदर बांट के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि मुल्क की इक्तिसादी माशी पॉलिसी को ड्राफ्ट किया जाए, मुल्क के अंदर नया रूल्स ऑफ बिजनेस बनाया जाए, मुल्क के अंदर जो इदारों का माजी में इस्तेमाल होता रहा है सियासी मकासद के लिए उसके हवाले से क्लियर लाइन ली जाए। इन चीज़ों को ठीक करने के हवाले से आप एक यूनिटी गवर्नमेंट लेके आए और कुछ असूल और कवायद आप डेवलप करें और फिर सब उस बात पे एग्री करें बाकायदा तहरीरी तौर पे कि मुस्तकबिल में आप किसी की ना तो टांग खींची जाएगी, ना कोई किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ना कोई अपना कांधा किसी इदारे को पेश करेगा, ना ही वक्त से पहले हुकूमतों को गिराया जाएगा और ना ही जो पार्लिमान है उसको अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाएगी। ठीक है, गोया कि जो इक़्तिदार में आएगा पब्लिक मैंडेट से उसको पूरा मौका दिया जाएगा ताकि अपने वो आइडियाज को अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर डिलीवर सके कर सकें। और फिर 5 साल के बाद जो भी नया आदमी आना चाहता है, जो भी नई हुकूमत आना चाहती है, जिसको वो हम लाना चाहते हैं, उसके लिए राह हमवार करनी चाहिए। इलेक्शन की शफाफियत को मेक श्योर करना चाहिए। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, या शिराजी हम साहब बात इस कर पे रहे हैं लेवल कि प्लेइंग फील्ड पे मैंने आना था, अगर आप बुरा ना बनाए तो हम ब्रेक ले लें, मजबूरी है हमारी वो भी। तो ब्रेक के बाद इस टॉपिक पे वापस आते हैं नाज़रीन। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। बात हो रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड की और बात करना चाहूँगा चीमा साहब आपसे। चीमा साहब एक गिला आ रहा है बाकी सब पार्टीज़ की जानिब से कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा उनको, जो कि आपको दिया जा रहा है। केसेस जिस तरीके से बने उसी तरीके से ख़त्म भी हो गए। आप क्या कहेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड है बाकी सब पार्टीज़ के लिए या आपके लिए सिर्फ मैदान खुला है? लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल मिलना चाहिए जी। और बिल्कुल इसमें किसी को, मैं समझता हूँ कि ये जो भी मुतालबा करता है उसका हक है और बिल्कुल इसको इंश्योर करना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले जी। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुस्लिम लीग नून ने तो प्रोवाइड नहीं करना, वो हमसे अगर किसी का गिला है तो हमें बताइए जी। और दूसरी बात जो है, अगर मैं आपको आपके सवाल से पहले मैं चाह रहा था कि ये भी जरूर आपके जो मेहमान तजिया निगार हैं उन्होंने फरमाया था कि मियां नवाज शरीफ ने अपने दौर में कौन से काम किए जिनसे बेरोजगारी खत्म होने में मदद मिली या महंगाई खत्म होने में।
तो मैं उनको याद दिलाता चलूं कि देखें 2013 में बिजली की इस तरह की बदतरीन लोड शेडिंग थी कि मुल्क में 18-18, 20-20 घंटे बिजली नहीं आती थी। सनत का पहिया जाम हो चुका था। जब ये है कि उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग पे काबू पाया तो कारखाने नए से चलने शुरू हो गए, उससे बेरोजगारी खत्म हुई, उससे महंगाई भी खत्म होने में बड़ी मदद मिली। फिर ये है कि उन्होंने सी पैक का तोहफा दिया। क्या ये ऐसा नहीं था बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा इनिशिएटिव जिससे बेरोजगारी और महंगाई दोनों पे काबू पाने में मदद मिलनी थी। फिर ये है कि उन्होंने जब मोटरवेज के जाल बिछा दिए, क्या उससे ये है कि मुल्क में खुशहाली का एक दौर नहीं आना था। फिर ये है कि ये देखें, बात यह है कि ये मुल्क में जो बदअमनी थी, दहशतगर्दी थी 2013 में, दहशतगर्दी का डायरेक्टली ताल्लुक होता है, यानी मुल्क में वो खुशहाली के लिए जहर कातिल है। उससे ये है कि महंगाई का एक सैलाब आता है। बात यह है कि इन सारे जो नासूर थे, सारी जो इस तरह के फितने थे, वबाएं थी, उन पे काबू पाया मियां नवाज शरीफ ने। और इससे वाकई ये है कि 2013 से लेकर 17 तक का जो दौर था वो इन मसाइल को हल करने का दौर था। और 2017 का पाकिस्तान, जब मैं कहता हूँ कि कौम वो चाहती है तो वो खुशहाली का दौर वापस लाना चाहती है। और चीमा मियां साहब, नवाज जो शरीफ मैंने का आपसे पाकिस्तान केसेस के इसलिए हवाले वो से चाहती है, सवाल किया था, उस कौम पर थोड़ी सी इसलिए चाहती है कि वो खुशहाली का सफर जी दोबारा ठीक है, वहीं से शुरू खुशहाली हो आएगी जहाँ से इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा था। चीमा साहब जी, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं खुशहाली आएगी। चीमा साहब, जो मैं आपसे केसेस का तज़किरा कर रहा था, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, किसके बारे में जी? मियाँ साहब पे जिस तरीके से केसेस बने और जिस तरीके से केसेस ख़त्म हुए, क्या कहेंगे आप इस पे? जी, मैं ये कहूंगा कि जो मियां साहब को देखें, उनके खिलाफ तमाम एजेंसीज ने उस वक्त नैब न्याजी गाठजोड़ था, और जिस तरह ये है कि उससे पहले 2017 में जिस तरह साजिशें करके उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, जब कोई चीज ना मिली तो ऐसा एक रिडिकुलस ऐसी बुनियाद बनाई गई, मतलब खेज बुनियाद की बुनियाद पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, जिसकी पूरी दुनिया की अदालती तारीख में मिसाल नहीं मिलती। कि जनाब आपने जो अपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी, जो ली भी नहीं, उसका इदराज क्यों नहीं किया गया, वो शो क्यों नहीं की, अंदाजा कर ले। अभी आपके पास मैं देखें, बात यह है कि जब इस तरह की मज़ का खेज ग्राउंड पे आप एक इस तरह के शख्स को डिस्क्वालीफाई करेंगे जिसने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की, पाकिस्तान का मौसम था, तो बात यह है कि किस तरह की जगनसाई हमने की पूरी दुनिया में। और एक फिर यह है कि एक ऐसे शख्स को के हवाले कर दिया गया वतन जिसने ये घंसते बसते चमन को उजाड़ के रख दिया। देखें, बात यह है कि अगर वो चीमा साहब, यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। चीमा गुमराह कुन साहब, थे, मेरी बात सुन लेना, जी जी जी, जो गुमराह कुन बेबुनियाद केस थे, अगर वो खत्म हो रहे हैं तो उस जुल्म और ज्यादती का अदाला हो रहा है जो मियां नवाज शरीफ के साथ किया गया। तो इस पे तमाम जो कानून की हुक्मरानी पे बिलीव करते हैं, इंसाफ पे यकीन रखते हैं, उनको तो इसको वेलकम करना चाहिए जी ठीक है, इसका खैर मकदम करना चाहिए जी। चीमा साहब, मरियम नवाज अक्सर कहती थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, नवाज शरीफ पे सारे केसेस ख़त्म होने चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि जो जुल्म और ज्यादती हुई, क्या उसका अदाला नहीं होना चाहिए था? उस वक्त हमारे ये देखें, बैरिस्टर साहब आपके साथ बैठे हैं, बैरिस्टर साहब की जवाब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती थी, एलानिया कहती थी कि मियां नवाज शरीफ के साथ बड़ा जुल्म हुआ और ये केसेस सारे बेबुनियाद बनाए गए उनके खिलाफ। तो ये है कि जब उस ज्यादती और जुल्म का अदाला हो रहा है तो हम सबको जो जमहूरियत पे और इंसानी हकूक पे और इंसाफ पे बिलीव करते हैं, हमें खुश होना चाहिए जी। जी ठीक है, बल्कि ये सवाल जरूर है कि 2017 से के बने हुए बेबुनियाद केसेस जो हैं उनको खत्म करने में 6 साल का अरसा क्यों लगा? अच्छा ठीक है। अच्छा आमिर साहब, कमिंग टुवर्ड्स यू जी, चीमा साहब कह रहे हैं हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए और सबको मिल रहा है इस वक्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्शंस की गहमा गहमी जारी है। पंजाब से हट के KPK, बलूचिस्तान और सिंध, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन क्या देख रहे हैं और हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि कितनी सीटें आप निकाल लेंगे इन तीनों सूबों में? देखिए, सिंध के अंदर तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। वो शहरी इलाके हों या देही इलाके हों, वहाँ पे सारी जमातें मिलके हमारे खिलाफ इत्तेहाद बना रही हैं। उसके बावजूद उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है। वो आप देख लेंगे, हमेशा से पिछले 15 साल के रिजल्ट्स आपको बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अगर 2007 में जितने 8 में जितने वोट लिए, 2013 में उससे ज्यादा लिए और 2018 में उससे ज्यादा लिए, और इस दफा इंशाल्लाह ताला उससे भी ज्यादा अक्सरियत लेंगे। बलूचिस्तान के अंदर तो अब आपके सामने है, जिस तरह इन मुश्किल हालात के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वहां पे एक भरपूर जलसा किया, आवाम के साथ रहे, फिर लोग जिस तरह शामिल हुए हैं पार्टी के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी हुकूमत फॉर्म करेगी। KPK के अंदर हम पहले से बहुत बेहतर परफॉर्म करने जा रहे हैं
और वहाँ पे हमारी सीट एडजस्टमेंट ANP के साथ और GUI के साथ हमारी बातचीत हो रही है, तो हमें उम्मीद है कि हम ये जमातें मिलकर वहाँ पे हुकूमत बनाएंगी। पंजाब के अंदर मैं आपको फिर कहता हूँ, मैं महज ना मेरी आदत है कि मैं दावेदारी पे करूँ। पंजाब के हालात आप देखें तो जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी पहले से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे कैंडिडेट सारे हमारे पास आए हैं। फिर जो गुज़िश्ता ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में हुए हैं वहाँ पे हम जीते हैं और नून लीग को इबरतनाक शिकस्त हुई है, और हमने वाइस चेयरमैन जो हैं जनूबी पंजाब में इनके PTI के, उन्हें हमने हराया है। इस दफा भी बहुत सारे लोग वहां से शामिल भी हुए हैं, हमारे लोग भी वापस आए हैं, और दूसरा जनूबी पंजाब के लोग पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। अब जहां तक बात है सेंट्रल पंजाब की, सेंट्रल पंजाब के अंदर एक बैटलफील्ड है, मुकाबला है। एक नून लीग का वोटर है और एक वो वोटर है जो कभी हमारा था और उसे लेके जाया गया PTI की तरफ। जब उसे ऑप्शंस नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सियासत, जो सियासी वर्कर होता है वो जंगो जदल नहीं चाहता, वो तशद्दुद नहीं चाहता, वो मुकदमाबाजी नहीं चाहता, और वो रियासत के अंदर गद्दारी का टाइटल नहीं चाहता या रियासत के साथ बगावत नहीं करना चाहता। तो बहुत सा जो पॉलिटिकल वर्कर है जो वो हमें वापस आएगा, मुयस्सर आएगा। तो एक नून लीग का अपना वोटर तो है, लेकिन जो स्विंग वोटर है वो नून लीग से बड़ा उकताया हुआ है जो वोटर है आम आवाम, क्योंकि उन्होंने देखा है कि यहाँ पे इन लोगों ने इनकी हुकूमत नाकाम रही है सूबाई, जो पिछले 16 महीने यहाँ पे रही। फिर उसके बाद पंजाब के लोगों के अंदर ये भी एक तासुर उभरा है कि ये अच्छा नहीं लगता कि बड़ा भाई वजीर आजम हो, छोटा भाई नीचे वजीर आला हो, फिर बाप वजीर आजम हो और बेटा नीचे वजीर आला हो, और अब प्लान ये है कि बाप वजीर आजम हो और बेटी नीचे वजीर आला हो। तो ये अब इसके खिलाफ नफरत बहुत आएगी, और आप देखेंगे इसमें साग ढार वाली नफरत, इनकी मुआशी पॉलिसीज वाली नफरत, इनके हमेशा भाग जाने पे नफरत, कि जब मुश्किल वक्त आता है भाग जाते हैं और जब हुकूमत लेने का वक्त आता है तो वापस आ जाते बैरिस्टर हैं। तो ये साहब, पंजाब के लोग आप बोरोसियत का जिक्र कर रहे हैं। खैर ये तो हर पार्टी का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भुट्टो साहब चेयरमैन, फिर उनकी बेटी बीबी चेयरमैन, फिर अब बिलावल साहब सदर, उनके वालिद साहब, ये तो खैर हमारी सियासत का हिस्सा है। एनीवे शराई अब साहब मुझे आप जवाब जी देने देना, जी आपने सिर्फ इतराज करके चले ना ना जाए। जी 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 आपने इतना बड़ा इतराज उठाया, अब जवाब लेना मेरे से। जी 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 सर। देखिए, भुट्टो साहब के बाद अगर बीबी आई है तो वो मौरूसी सियासत से ज्यादा नजरियाती सियासत थी। 30 साल बीबी की जद्दोजहद है जिसमें महज 4 साल इक़्तिदार है, 26 साल जद्दोजहद है। और मुझे कोई पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा करेक्टर दिखाएं जिसने 30 साल लाइन की सरबुलंदी और जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद की और फिर शहादत दी हो। और उसके बाद मुझे आज तक बताएं कि पीपल्स पार्टी ने कभी ऐसा किया है कि ऊपर एक इक़्तिदार में कोई घर वाला बैठा और नीचे वजीर आला भी उसी घर का हो। 15 साल से हमारी सिंध में हुकूमत है, लेकिन भुट्टो खानदान का कोई फर्द वजीर आला नहीं बनता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के निकल जाना अब ये फैशन बन गया है। दूसरी बात, अभी मेरे से ले लें, शहराजी साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मैं तो एक हैरान हूँ कि हमारे जो तजिया निगार हैं लफाजी के साथ क्या क्या तारीख खा जाते हैं और अच्छा। कैसे कैसे किरदारों को मसक करके बड़े आराम से लफाजी में निकल जाते हैं। उन्होंने कहा जी एक रोटी कपड़ा और मकान का नारा था और महज नारा रहा। तो मैं इनसे सवाल, एक इन्होंने मिला रोटी कपड़ा मकान, फिक्र कहा है, रोटी कपड़ा मुझे मकान बात मिला कर बैरिस्टर साहब? मुतकब्बिराना, मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही बताने लगूं फिर आप भी आ रहे हैं बीच में। मुतकब्बिराना उन्होंने कहा कि फिक्रा के सिंध के लोगों के पास तो एक से ज्यादा जोड़ा नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से सिंध देखा है। सिंध वाले वो हैं जो अपना कल्चरल डे वही मना, उनके पास जोड़ा भी है, अजरक भी है और टोपी भी है, जिसपे वो फख्र भी करते हैं और अपनी सकाफत का दिन भी मनाते हैं। अब कोई टी शर्ट जीन्स नहीं पहनता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेलिबास है। दूसरी बात, अगर आप इस तरफ आएंगे रोटी कपड़ा मकान भुट्टो साहब ने क्या दिया क्या नहीं दिया, अगर इन्हें याद हो या तारीख पे नजर दौड़ाएं तो रोटी कपड़ा ये नहीं कि हुकूमत रोटी पहुंचा जाती, उसका मतलब ये होता है कि रोजगार दिया जाए। भुट्टो साहब ने इस मुल्क में जहाँ पे पासपोर्ट सिर्फ अमीर आदमी का बनता था, भुट्टो साहब ने गरीबों का बनाया और लाखों की तादाद में लोग बाहर गए, रोजगार लिया। आइए आज मैं शराबी बैरिस्टर साहब भी साहब आ अगर जाए, आप इजाज़त दें, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप बुरा ना बनाएं तो। मेरी बात पूरी हो जाए तो फिर आप जी ऐड जी कर जी जी दीजिएगा। जी 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 तो फरमाएं। खास नहीं, लेकिन बात पूरी हो जी जाए। जी जी मैं आप दोनों को दावत देता हूँ कि आइए मैं देहात में, पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान के देहात में चलते हैं कि भुट्टो साहब ने जिन लोगों को बाहर भेजा था, गरीब लोगों को, गरीब तरीन लोगों को, और वो बाहर हुए तारकीन वतन और पैसा भेजा, आज उनके घर चौधरियों से, वडेरों से और नंबरदारों से बड़े हैं, गांव भरे पड़े हैं, ऐसे लाखों घर मौजूद है। तो
महज कह देना जी रोटी कपड़ा मकान से क्या हुआ, लाखों की तादाद में अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क रोजगार दिया गया और ये पीपल्स पार्टी का ही काम था, जिसकी वजह से फिर एक मिडिल क्लास मर्ज हुआ जब आपने तालीम को मुफ्त किया। उसके बाद एक मिडिल क्लास बना आज जो आपके मुल्क के अंदर मौजूद है। जाइए 60 की दहाई में अयूब के दौर में जब जालिब कहता था 20 घराने हैं आबाद और करोड़ों हैं नाशाद, सदर अयूब जिंदाबाद। तो कभी आप तारीख को भी देखें पढ़े। और ये ना, और भुट्टो ने जब इक्तदार संभाला था टूटा मुल्क मिला था, जी ठीक एक है। महीने के अंदर से अपनी ताकत बनाया और वैसे भुट्टो साहब जितना वक्त पाकिस्तान की छोड़ कमी के है, अगर गए आप हैं मौका जी उतना जी 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 ठीक है, तो अब पॉइंट आप टेकन। वैसे साहब पहला सवाल तो मेरा ये है मौरूसियत के हवाले से कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आप इसको वो पर्सनल हो के बीइंग अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मेंबर, आप उसको उस तरह से ना लीजिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं और पार्टीज़ की बात कर लेते हैं। मेरा सवाल ये कि क्या इन पार्टीज़ में कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं है? खैर साहब थे, बड़े बड़े नाम हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, चाहे वो नून के हैं चाहे पीपल्स पार्टी में हैं, जिस तरीके से यंगस्टर्स के साथ या उनके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं, ये मेरा सवाल नहीं है, ये आम आवाम करती है सवाल। वो पूछते हैं कि क्या इन लोगों का हक नहीं है, ये कभी पार्टी लीड नहीं कर सकते? वो उस हद तक बात करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उनका हक नहीं है, उनका हक है। अगर चेयरमैन का बेटा या बेटी चेयरमैन बनना चाहते हैं तो दे कैन, दे मस्ट। आप जी जो कह रहे हैं सूली तौर पर दुरुस्त बात है कि जो जिसकी बिल्कुल, कैपेबिलिटी बस हो मैं उसको यही जानना चाहता था। ठीक है बात तो सुन लेना। जी 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 बात ये है कि जिनका आपने नाम लिया खैर साहब, उन्होंने अपनी जमात बनाई और जी वो अपनी नशिस्त तक नहीं जीत सके ना, जी अवाम में पसीर आई नहीं। जी अब अवाम अगर देखते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पे चढ़ाया जाता है जी और बेनजीर जद्दोजहद करती हैं, तो फिर अवाम पाकिस्तान नहीं आलम इस्लाम की पहली मुंतखब वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर को बनाते हैं। जी इसमें आपको कैसे दुनिया की एतराज हो दूसरी आलम जाता है? इस्लाम की पहली। अगर जी जी वोट दे तो जी जी अब वोट बिल्कुल देंगे लोग तो कोई वजीर आजम बनेगा ना। जी मैं असूली तौर पे ठीक है नहीं, लेकिन जब आप सर हमारे अंदर मौरूसियत की जितनी सियासत है वो इसलिए है कि हमारी क़यादत के सर काटे जाते हैं। हमें मौका ना दें, हमारे सर ना काटें, हमसे ज्यादा जमहूरी जमात कोई नहीं है। मौरूसियत तब आती है, हमारा वर्कर इसलिए चाहता है कि जब सर काटते हैं भुट्टो का बेनजीर का तो लोग फिर कहते हैं कि हम इन्हीं को वोट दें। ये उनकी जिद है, उनके साथ कातिलों के साथ। अब ये अवाम का फैसला है, अगर जी आपको ठीक है, इससे कोई पॉइंट टेकन जी 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 बहुत शुक्रिया शराजी साहब। इससे पहले चीमा साहब तस्करा कर रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम नून के प्रोजेक्ट्स के, मोटरवे बनाई, फलाना प्रोजेक्ट डिलीवर किया, बिजली नहीं थी हमने की। शराजी साहब ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो पॉलिटिकल एलीट है या हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जो बेसिक्स हैं आज के दौर के, यानी कि हम लोग उस ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे हम लोग आवाम को ये बता के उन पे एहसान चढ़ा रहे होते हैं कि हमने देखो तुम्हारी बिजली पूरी कर दी थी, पहले बिल्कुल ही नहीं थी, तो 6 घंटे की लोड शेडिंग से हम लोग 1 घंटे पे लेंगे। तो बेसिक्स हैं, बिजली, साफ पानी, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारी सियासी पार्टीज इसको या हुकूमतें क्यों पोर्ट्रे करती हैं जैसे वो कोई ज़ाती बैंक अकाउंट से निकाल के कुछ एहसान कर रही हैं आवाम के लिए? व्हाई इज़ दैट सो? बिल्कुल नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा होता हो कि लोगों ने आपको अपना मैंडेट दिया, मुंतखब किया, आप इक़्तिदार में लेके आए और आपका बुनियादी काम ये है कि मुल्क के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना। और उसके लिए ये भी आपसे नहीं कहा जाता कि आप अपनी जेब खास से कोई पैसे खर्च करें लोगों की फलाह बहबूद के लिए, बल्कि ये लोगों के टैक्सों का जमा किया हुआ पैसा होता है जिसके ऊपर आपको निगहबान के तौर पर बिठाया जाता है और कहा यह जाता है कि इस पैसे का बड़ा ज़बरदस्त और ठीक इस्तेमाल होना चाहिए और इस बात को मेक श्योर करें कि करप्शन की नज़र ना हो बल्कि अवाम की फलाह बहबूद पे खर्च हो। और अगर थोड़ा बहुत ये कोई ऐसा काम कर भी लेते हैं तो उसके बाद ये कहते हैं कि इनको मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन कौम कहा जाए। मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी पार्लियामानी डेमोक्रेसी के अंदर लीडर इस तरह क्लेम नहीं करता जिस तरह यहाँ पे किया जाता है। रादर ये है कि इनके जो काम है उनके ऊपर हम जरूर सवाल उठा सकते हैं। अगर वो फरमा रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को बिजली के कारखाने लगा के दिए, तो मैं कहूंगा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर पे या फिर नवाज शरीफ के दौर पे जो IPPs के मुआहदे किए गए, आज हम उन्हीं का तो रोना रो रहे हैं कि इस रीजन के अंदर महंगे तरीन निर्खों के ऊपर वो मंसूबे लगाए गए। उन कंपनीज को कहा गया कि आप अपना जो आपको अदायगियां होंगी वो डॉलर्स में होंगी। उन कंपनीज को ये कहा गया कि अगर आप बिजली पैदा नहीं भी करेंगे तो जो कैपेसिटी पेमेंट है वो आपको होती रहेगी। उन कंपनीज को ये फायदा दिया गया कि वो अपना मुनाफा
जितना यहाँ से ले जाना चाहें उनको नहीं पूछा जाएगा। तो जब आप इस तरह के मुल्क दुश्मन फैसले करते हैं, उसके नतीजे में कुछ अगर दिए जल भी जाते हैं। आज आप देखें ना, आज मुल्क के अंदर आप कहते हैं कितने लाख बिजली चोर हमने पकड़ लिए, किन किन इलाकों के अंदर आप कहते हैं कि 80% लाइन लॉसेज हैं, क्योंकि लोगों की आपने जो एक तरह से उनके जो रोजगार के लिए उनके मौके उनको दिए नहीं, उनका जो इनकम है उसको तो आपने बेहतर किया नहीं है, लोगों की आमदन में इजाफा हुआ नहीं है, लेकिन आप उनके ऊपर अब बोझ डाल रहे हैं क्योंकि आपने वायदे ऐसे कर लिए थे, बिजली अब आपको महंगी देनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं वो भी शायद सस्ते जराए बिजली के ढूंढ रहे हैं, ये उन पे अमल पैरा है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अपनी 60% बिजली की पैदावार फर्नेस है जैसे महंगे तरीन सोर्स से हासिल करता है। कोई इन जमातों से पूछ सकता है कि एक डिक्टेटर जनरल अयूब के बाद किसी भी जमात ने इस मुल्क के अंदर कोई डैम नहीं बनाया। आज हमें सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारी ज़राअत के लिए पानी नहीं है। हम उस पानी से अगर डैम बनाए जाते तो वहां से सस्ती तरीन बिजली पैदा हो सकती थी, और वो नहीं कालाबाग हो की जब सकी। बात हुई शिराजी साहब, वो भी पोलिटिसाइज हो गया। ऊपर सियासत की है। जी और सुने मेरी बात, जो अभी मेरे मोहतरम बैरिस्टर साहब भी फरमा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि भुट्टो साहब एक विजनरी आदमी थे, लेकिन मुझे बताएं कि लीडरशिप का कमाल ये होता है, एक तो उनका ये प्रॉब्लम था जिस जो प्रॉब्लम इस मुल्क के बानी का आज़म के बारे में कहा जाता है कि उनकी जेब में भी खोटे सिक्के थे। गोया कि जो उनके साथ टीम थी वो टीम उस तरह नजरियाती भी नहीं थी, वो उस तरह जमहूरी भी नहीं थी, बल्कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के उस मारूफ प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी जेबों को भरा है, लोगों को महरूम रखा है। रह गया मामला जुल्फकार अली भुट्टो साहब का, तो 70 का जो क्राइसिस था, मुझे बताएं कि जंग अजीम दोम के बाद मशरकी और मगरबी जर्मनी तकसीम हो गया था, लेकिन लीडरशिप का कमाल ये होता है कि उस मुनकसिम मुल्क को दोबारा यकजा कर दिया। यहाँ तो जब क्राइसिस आए तो अगर आप मुल्क को मुनकसिम करने के इस प्रोसेस को देखते रहे, उस पर तमाशाई बनते रहे या बेबस रहे, तो फिर मैं कैसे कहूँ कि वो बहुत बड़े लीडर थे। लीडरशिप का कमाल ये है कि उन क्राइसिस को मैनेज करते हैं, खत्म करते हैं, उन क्राइसिस का हिस्सा नहीं बना करते या उन क्राइसिस को होने नहीं दिया करते। तो मैं समझता हूँ कि उनके किरदार के ऊपर भी बहुत बड़े सवालात हैं, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं बाकियों से तो जाहिर सी बात है जुल्फकार अली भुट्टो अपने विजन के हिसाब से हमें कहीं बड़े रहनुमा नजर आते हैं। ठीक है। इस मुल्क में प्रॉब्लम मेरे भाई सबसे बड़ा यही है ठीक है। कि टॉलरेंस नहीं है, सही है। एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं करते, सियासी मुखालफिन को नहीं करते। शिराजी साहब वक्त इन खत्म हो गया, शिराजी साहब वक्त खत्म मुझे हो गया। मौका बहुत दीजिए शुक्रिया जरा बात इफ्तिखार करने शिराजी का। साहब आप। जी 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 बात ये है कि उन्होंने मैं सारी बातें ये इन्होंने बिजली के मंसूबों की बात की। अगर शराजी साहब शिराजी साहब को कुछ सरबराही कहने दीजिएगा, उसके सियासतदानों बाद को वो। जी आप वो दोबारा आर्गुमेंट मुझे दे बात दीजिएगा। करने दो। फिर जी इस जी मुल्क शिराजी साहब, में जी शिराजी साहब। मुल्क में पीपल्स पार्टी ने ये 16 बात माह भी की करना। जब पीडीएम सरकार का हिस्सा बनी है, क्या ये उस वक्त उन्होंने अपने जहन में रखा था कि ये वही नवाज शरीफ उनकी जमात है कि जिन्होंने झूठे मुकदमात बना के मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को 8 साल जलावतनी जी में आमिर मजबूर साहब, किया, बस भागना क्विक पड़ा। आंसर आमिर साहब। लेकिन जी जी आमिर अपने साहब। मुखालफिन के साथ उन लोगों के साथ कि जिन्होंने नाजेबा किस्म की मुहिम चलाई मोहतरमा के खिलाफ, उनके साथ जाके बैठ गए, जी ठीक है। उनके वजीर खारजा बन गए। उसके बाद आप देखेंगे किसी जमाने में जिस कातिल लीग को इफ्तिखार साहब, काफ लीग को कातिल लीग इफ्तिखार कहा साहब करता था। वक्त खत्म हो चुका है। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इफ्तिखार शिराजी साहब सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट, और निसार अहमद चीमा साहब थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। एक बहुत बड़े सीनियर सहाफ़ी ने मुझसे एक दफ़ा कहा था कि पावर पॉलिटिक्स दुनिया भर में होती है, लेकिन जब वो लीडरशिप या पार्टी पावर में आती है, इक़्तिदार में आती है, उसका इक़्तिदार हासिल करने के बाद, ताकत हासिल करने के बाद एक मकसद होता है, वो मकसद हासिल करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मकसद सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना होता है, उसके बाद कोई मकसद रह नहीं जाता। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और देखते रहिए असल बात।